गुड मॉर्निंग स्नेहा अलका। देखो जैसे सोलर सिस्टम कुछ टॉपिक्स होते हैं ना आपके ज्योग्राफी में आते हैं बेटा, वो दे रखे होंगे आपके साइंस की बुक में, ठीक है ना। लेकिन जो साइंस का सिलेबस है उसमें वो सब मेंशन नहीं है। तो जो एसएसटी वाला पार्ट है तो आप लोगों को तो सीटेट पेपर टू का दोनों ही बैच मिलते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट का ही मिलता है। तो कुछ टॉपिक्स जो है, एक दो टॉपिक जो है आपका जैसे सोलर सिस्टम वगैरह वो ज्योग्राफी में पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि वो साइंस का पार्ट नहीं है छोटे बच्चे। चलिए ठीक है। हाँ वसुंधरा जी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन बस अभी आप लोगों से गुजारिश है, मूड खराब ना करें, ठीक है ना, क्लास का आनंद लें, ठीक है ना। चलिए, तो प्लेन मिरर हमने पढ़ लिया था, एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ, ठीक है ना। और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपनी 6 to 8 की एनसीईआरटी की, पहले तो प्रीवियस पेपर प्लस एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जरूर करके जाएं, ठीक है ना। चलिए, तो नोट करके देखिए। अगर कल क्लास हुई तो शायद अगली क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। देखिए, मान लीजिए ये प्लेन मिरर है एक, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है बेटा, और ये इसकी इमेज है बेटा, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वस्तु हो गई आपकी। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट, ये इसको एक मिनट रुकना बेटा, ये इसकी इमेज लिख लो, ये इसकी इमेज है, प्रतिबिंब है। एक मिनट रुकना। तो ये हो गई बेटा इसकी, ये हो गई इसकी इमेज प्रतिबिंब। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देना और ध्यान से सुनना, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा साइड में कर देना थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, ये एक्स स्पीड से मिरर की तरफ जा रहा है, एक्स स्पीड से मिरर की तरफ जा रहा है। तो ये जो इमेज होगी बेटा, इसकी स्पीड कितनी होगी मिरर की तरफ, जल्दी बताइए, इसकी स्पीड कितनी होगी। हाँ जी, फर्स्ट स्लाइड है। आज के बाद एक काम करना बेटा, टाइम पर आना, ठीक है ना। टाइम पर आया करो ताकि आपको पूछने की जरूरत ना पड़े। थोड़ा सा मैं कहीं थोड़ा लेट हो जाऊं तो अपना रिवाइज कर लो। बताइए, ये जो इमेज है, अगर ये ऑब्जेक्ट है ये एक्स स्पीड से जा रहा है, तो इसकी इमेज, इसकी जो इमेज है, ये जो इमेज है बेटा, ये मिरर की तरफ कितनी स्पीड से आएगी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कितनी से आएगी, एक्स से आएगी। मैंने कहा था कुछ बच्चों ने अपनी फीलिंग्स को साइड में नहीं रखा बेटा, जितनी स्पीड से ये जा रही है उतनी स्पीड से ये आ रही है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता, इस ऑब्जेक्ट को अपनी स्पीड अपनी सॉरी, इस ऑब्जेक्ट को अपनी इमेज कितनी स्पीड से अपनी तरफ आती हुई दिखाई देगी, तो आप बोलते 2x, ठीक है ना। तो लिखोगे, इस ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, इमेज सीन बाय स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, 2x, ठीक है ना। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, विद रिस्पेक्ट टू, सापेक्ष में। हम्म, वस्तु के सापेक्ष में, वस्तु के सापेक्ष में, वस्तु के सापेक्ष में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की गति, ठीक है बच्चों।
हाँ, ऑब्जेक्ट को दिखाई देगी। मैंने आपसे बेटा ऋतिक, मैंने ये थोड़ी पूछा था ऑब्जेक्ट्स, मैंने आपसे क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये थोड़ी था कि ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड से दिखाई देगी। मेरा क्वेश्चन तो ये था कि जो इमेज है इसकी स्पीड क्या होगी। आपने फीलिंग्स में बहकर उसका आंसर बता दिया, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो 2x होगी, ठीक है ना। मैथ में भी पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव स्पीड का। अपोजिट डायरेक्शन में जब स्पीड होती है तो वो ऐड हो जाती है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है तो बेटा पूनम फोन को फेंक के मारिए, फोन को फेंक के मारिए, फिर वो ठीक हो जाएगा आपका फोन, फिर आपको आवाज आने लग जाएगी, ठीक है। कभी आपकी तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकती है। 2x कैसे होगी बेटा, हमेशा याद रखो, जब दो बॉडीज, मान लीजिए एक्स बॉडी ये है, ये एक्स से जा रही है, दूसरी बॉडी इसके अपोजिट आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब आप रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, इसलिए 2x आई, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा स्पीड ऐड होती है, और अगर सेम डायरेक्शन में होती, देखिए ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। और यही चीज अगर आप सेम डायरेक्शन में लेते हैं, जैसे अब मैं यहां पर, ये x से इधर जा रही है और दूसरी भी x से इधर जा रही है, आप इसको यहां मत लिखना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो सेम डायरेक्शन में होंगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। ये सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं, ठीक है। अरे आज गुस्सा नहीं हो रहा, मैं तो बता रहा हूँ बेटा, आवाज नहीं आ रही तो तरीका बता रहा हूँ, फोन में आवाज आएगी। ये बता रहा हूँ ना कि आवाज नहीं आ रही थी तो फोन को फेंक के मार के चेक करो, आवाज आ जाएगी। फोन खराब है ना, उसमें इधर से तो दिक्कत नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूँ, गुस्सा नहीं हूं, ठीक है। चलिए, तो बेटा प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हुआ, अब हम स्फेरिकल मिरर पर बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना, गोलाकार दर्पण पर। प्लेन मिरर की मैंने सारी चीजें आपको करा दी, अब कितने भी क्वेश्चन करिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। न्यूमेरिकल आता है बेटा प्लेन मिरर से, ध्यान रखना, जो मैंने कल कराया था इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोलाकार, गोलाकार दर्पण के प्रकार, गोलाकार दर्पण के प्रकार, गोलाकार दर्पण के प्रकार। दो तरीके का होता है बेटा ये, ठीक है ना। देखो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, सुनिए समझिए पहले। ये मिरर है बेटा, ये एक स्फेयर है, ठीक है ना। अगर आप इसके बाहर से पॉलिश कर दे, ठीक है, हमने क्या किया, इसको यहां से ये हिस्सा कट कर दिया इसका, हमने क्या किया, ये वाला हिस्सा कट कर दिया सिर्फ, ठीक है। तो हमें ये जो मिरर मिलेगा बेटा, तो हमें क्या मिलेगा, ये कुछ इस टाइप से मिलेगा। और अगर हम इस पर यहां पर पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, और अगर मैं इसको, एक मैंने ये वाला हिस्सा ले लिया इसका, ठीक है। अब की बार मैंने क्या किया, ये था, अंदर से पॉलिश कर दिया, ठीक है ना। ये वाला इसके रेस्पेक्ट में है, ये वाला इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये जो मिरर आते हैं, इन मिरर के नाम सुनिए बेटा, इसको बोलते हैं हम कनकेव मिरर। इसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। और ये वाला जो मिरर होता है, इसको बोलते हैं बेटा हम कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है। अब ये किस तरीके की इमेज बनाते हैं उस पर बात करते हैं।
ठीक है, तो पहले हम बेटा कॉनकेव मिरर की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो स्फेयर होता है ना, इस स्फेयर का कोई सेंटर भी होगा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में देखो, आपके सिलेबस में इसके यूजेस आपसे पूछे जाएंगे और ये कैसा इमेज बनाता है, दो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, इनके यूज कहां कहां करते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये कैसी इमेज बनाते हैं। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ ये कैसी इमेज बनाते हैं। एक समझा देता हूं, दूसरे में लिखवा दूंगा ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे, चीजें याद करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिए बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, characteristics of image formed by a concave mirror, formed by a concave mirror, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं, अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं, अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं। ठीक है, देखिए बेटा, मान लीजिए देखिए ये है कॉनकेव मिरर आपका। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर था, देखो अब जितना पार्ट आपने लिया है ये यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं। इसका जो मिड पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पी पोल ऑफ द मिरर। अब मेरी बात ध्यान से सुन लें, ये जो मैंने आपको नाम बता रहा हूं ना, ये आपके पेपर के अकॉर्डिंग किसी काम के नहीं है। पेपर के अकॉर्डिंग ये आपके किसी काम के नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में इतना है कि ये कैसी इमेज बनाता है और इसका यूज कहां करते हैं। तो मैं उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या छिपा है, ठीक है ना, कि इसका यूज हम किस बेसिस पर करते हैं वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। उससे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी लाइट सोर्स यहां पर रखा है, लाइट सोर्स से लाइट आएगी, इससे टकराएगी, टकराने के बाद मिरर क्या करता है, हमेशा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो जिस पॉइंट से पास होती है इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। अब वो जो सेंटर बताया था ये रहा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर कोई इन्फिनिटी एक पॉइंट है, इन्फिनिटी एक पॉइंट है ये, फॉर एग्जांपल यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। देखिए देखते जाइए, एक बार मैंने ऑब्जेक्ट यहां पर रखा O1, एक बार मैंने ऑब्जेक्ट यहां पर रखा O2, एक बार मैंने ऑब्जेक्ट यहां पर रखा O3। एक काम करते थोड़े से बड़े बड़े बनाते ताकि चीजें क्लियर हो। इन्फिनिटी पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा O1, इसका नाम रख दिया O1। अब हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लेके गए O2। एक बार इतना ही समझते। देखिए आप हमेशा एक चीज ध्यान रखोगे बेटा, जब भी आप ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लेके जाओगे, जब भी आप इस ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लेके जाओगे, इसका इमेज हमेशा पीछे की तरफ आएगा। पहली चीज, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा है तो इसका इमेज बनेगा बेटा फोकस पर। कहां पर बनेगा, फोकस पर। तो इसका इमेज कहां पर बनेगा बेटा, फोकस पर। ये बन गया I1। आप ऑब्जेक्ट को और पास लेके गए तो इमेज क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, यानी कि F से पीछे आ जाएगा। ये आ गया आपका इमेज I2। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाएंगे, इमेज हमारा पीछे आता जाएगा। अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट को हम अब पोजीशन क्या क्या रख सकते हैं, C पर रख सकते हैं O3, एक बार हम इनके बीच में रख सकते हैं, एक बार हम फोकस पर रख सकते हैं, और एक बार हम फोकस और पोल के बीच में रख सकते हैं। ये 6 पोजीशन हमारी बनती है ऑब्जेक्ट की, हमारे पास ये 6 पोजीशन बनती है। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं, हम ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले गए तो इमेज यहां से यहां आ जाएगा, तो ये सी पर ही आ जाता है।
O4 ये हो गया हमारा I3। ऑब्जेक्ट को और आगे लेके गए, इमेज और पीछे आ गया। इमेज को, ऑब्जेक्ट को जब फोकस पर रखा तो इमेज इंफिनिटी पर आ गया। फोकस और पोल के बीच में रखा तो पीछे तो हर जगह पर इमेज बन चुकी है। पीछे तो क्या, अब हर जगह पर इमेज बन चुकी है, तो अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब इमेज जो बनेगी वो इस मिरर के अंदर बनेगी। उसको हम डॉटेड लाइन से ऐसे दिखाते हैं। ये हो गया बेटा I6। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखिए अब सुनना आगे की कहानी। इमेज, ये कैसी इमेजेस है बेटा, ये कैसी इमेजेस है, ये सारी इन्वर्टेड है। कैसी है, ये सारी इन्वर्टेड है। ये सारे के सारे कैसे प्रतिबिंब है, उल्टे प्रतिबिंब है। उल्टे हैं तो कैसे होंगे, रियल होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। ये कैसा बेटा, सीधा है। ये कैसा है, सीधा है, इरेक्ट है। अगर सीधी इमेज है तो ये कैसी होगी बेटा, वर्चुअल होगी, आभासी होगी। वर्चुअल होगी, आभासी होगी। अब आगे देखिए। अब देखिए, अगर आप इस इमेज को देखते हो, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज है। ये जो I1 इमेज है बेटा, ये इस ऑब्जेक्ट की है। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। यहां पर देखते हैं तो जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज है। यानी कि यहां पर जो इमेज बन रही है ये वाली I3, ये जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की इमेज है। I4 को देखोगे तो ये O4 से, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है। तो यानी कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता है तो क्या करता है, वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर आप इन दो केसेस को देखिए, ठीक है ना, इन दो केसेस, तीन केसेस को देख लीजिए। तो अगर कभी ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर कभी फोकस पर रखा हो, ठीक है, तो इमेज कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और फोकस से आगे रखा हो तब भी कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो हम जो है बेटा कॉनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का यूज वहां पर करते हैं जहां पर हमें इमेज बड़ी चाहिए। आपने देखा होगा कभी भी हम अगर मिरर से, किसी मिरर से अगर हमें ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है ना, मतलब जो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना है तो हमेशा क्या करते हैं, मिरर को उसके पास लेके जाते हैं। क्या करते हैं, मिरर को हमेशा उसके पास लेके जाते हैं। मैं भी इसके बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखोगे कि कॉनकेव मिरर का यूज किस पर्पज के लिए किया जाता है। जब हमको बड़ी इमेज देखनी हो, बड़ा प्रतिबिंब देखना हो, तो हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, कॉनकेव मिरर कैसी टाइप की इमेज बनाता है बेटा। इमेज दो तरीके की होती है, एक होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। इसने रियल भी बनाई, वर्चुअल भी बनाई, सीधी भी बनाई, उल्टी भी बनाई, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी भी बनाई, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर भी बनाई, और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी भी बनाई। तो यानी कि ये जो कॉनकेव मिरर होता है ये हर टाइप की इमेज बनाता है। क्या करता है, ये हर टाइप की इमेज बनाता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। किसी को डाउट पूछना तो पूछे, मैं लिखवाता हूँ। फिक्स वाली इरेक्ट क्यों है, वर्चुअल क्यों है बेटा, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मैंने आपको इतनी बढ़िया ट्रिक भी बता दी कि जितना ऑब्जेक्ट को आप पास लेके जाओगे इमेज पीछे जाता चला जाएगा। ठीक है ना, ये मैंने आपको बता भी दिया। चलिए एक सिंपल सी लाइन लिखोगे, इट फॉर्म्स all types of images, it forms all type of images। यह हर तरीके का प्रतिबिंब बनाता है, यह हर तरीके का प्रतिबिंब बनाता है, यह हर तरीके का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इतना नोट करके डन लिखिए। यहीं पर एक क्वेश्चन करा देता हूं। I6 क्या है, वाह बेटा वाह। I6 बेटा O6 की इमेज है। O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, I स्टैंड्स फॉर इमेज। ठीक है, जल्दी कीजिए, नोट करके डन लिखिए। क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, और अच्छे से क्लियर तो हो ही चुकी हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर थोड़ा सा घुमा भी दे तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको कराता हूं।
चलिए बेटा क्वेश्चन लिखिए। विच टाइप ऑफ इमेज, निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब, निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब, विच टाइप ऑफ इमेज, विच टाइप ऑफ इमेज, which type of image can be formed by, which type of image can be formed by, which type of image can be formed by concave mirror, can be formed by concave mirror, can be formed by concave mirror। हिंदी में लिखोगे, निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब, निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब, निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जा सकता है। निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जा सकता है। कौन सा प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट लिखोगे रियल एंड इरेक्ट, वास्तविक और सीधा, रियल एंड इरेक्ट, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और सीधा। दूसरा लिखोगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तीसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। डी आभासी और उल्टा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। हाँ जी बच्चों बताइए क्या आंसर दोगे। बहुत बढ़िया बेटा राज, वेरी गुड। बाकी बच्चे प्रज्वल बेटा बहुत बढ़िया, अलका बहुत बढ़िया। फातिमा बेटा एक आंसर लगाना है, एक आंसर लगाना आपको। खास बात यही तो इस क्वेश्चन की, आपको दो ऑप्शन ठीक दिख रहे हैं, बी भी हो सकता है सी भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है, बी भी ठीक है बेटा सी भी ठीक है। अगर बोथ ऑप्शन में बोथ बी एंड सी होता तो हम बी एंड सी लगा देते, लेकिन यहां तो बोथ नहीं है ना, अब एक ही सेलेक्ट करना है। तो ज्यादा सही कौन सा, देखिए मैक्सिमम केसेस में देखिए बेटा कौन सी इमेज बन रही है, रियल बन रही है। वर्चुअल तो सिर्फ एक ही केस में बन रही है, वर्चुअल तो सिर्फ एक ही केस में बन रही है। है तो दोनों सही, लेकिन ज्यादा सही कौन सा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आंसर लगाएंगे बी, आंसर लगाएंगे बी। तो अगर आप एक चीज देखो अब यहां से, अगर ऑब्जेक्ट कभी फोकस पर रखा हो या पोल और फोकस के बीच में, एफ और पी के बीच में रखा हो, तो इमेज हमेशा बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, इमेज हमेशा बड़ा बनेगा। तो देखिए अब इसका यूज हेडी डालोगे, यूजेस ऑफ uses of concave mirror, uses of concave mirror, अवतल दर्पण के प्रयोग, अवतल दर्पण के प्रयोग। तो गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है बेटा, आपने देखा हो गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, बल्ब का साइज तो छोटा होता है। अगर आप गाड़ी की हेडलाइट को देखते हो तो उस हेडलाइट के अंदर क्या होता है, बल्ब का साइज तो छोटा होता है, और उससे जो इमेज बनती है, जो लाइट निकलती है वो बहुत ज्यादा निकलती है, वो ज्यादा दूरी तक जाती है। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उसके पीछे एक सिल्वर कलर का रिफ्लेक्टर होता है। एक सिल्वर कलर का क्या लगा होता है, एक रिफ्लेक्टर लगा होता है।
ठीक है ना। तो वो जो रिफ्लेक्टर होता है बेटा वो कुछ नहीं होता, वो क्या होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है ना। तो वो जो रिफ्लेक्टर है आपका, वो रिफ्लेक्टर क्या होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है। और इसके फोकस पर क्या रखा होता है बेटा, बल्ब रखा होता है। फोकस पर क्या रखा होता है, बल्ब रखा होता है। तो जैसे ही बल्ब ऑन हुआ तो लाइट इस पर गिरेगी, लाइट इस पर गिरेगी तो ये रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी तो इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। तो इसीलिए गाड़ियों के हेडलाइट में किसका यूज होता है बेटा, कॉनकेव मिरर का। तो फर्स्ट लिखोगे इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, हिंदी में लिखोगे गाड़ियों की हेडलाइट में, इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों की हेडलाइट में, इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों की हेडलाइट में, इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों की हेडलाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में। दूसरा बेटा देखिए, डेंटिस्ट के पास गए होगे आप, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, टीथ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं, ईयर नेक थ्रोट, वो अपने फोरहेड पर एक मिरर लगाते हैं। मान लीजिए आपके कान में कोई प्रॉब्लम है, तो आपके कान के अंदर कोई प्रॉब्लम देखने के लिए वो क्या करेगा, अपने फोरहेड को आपके कान की तरफ लेके जाएगा। तो कान की तरफ लेके जाने का मतलब क्या हुआ, मिरर जो वो ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है, और जब भी मिरर और ऑब्जेक्ट पास पास होंगे तो इमेज कैसा बनेगा बेटा, हमेशा बड़ा बनेगा। तो ईएनटी डॉक्टर्स और डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। तो लिखोगे इट इज यूज्ड बाय, it is used by, it is used by dentists, it is used by dentists and ENT doctors, and ENT doctors। इसका प्रयोग दंत चिकित्सकों, इसका प्रयोग, हाँ टॉर्च में भी यही होता है बेटा, टॉर्च में भी यही होगा, टॉर्च व सर्चलाइट वो लिखवाएंगे अभी। इसका प्रयोग दंत चिकित्सकों और ईएनटी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। वेरी गुड बेटा अजय, लेकिन शेविंग की आपने स्पेलिंग गलत कर दी। इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स एंड ईएनटी डॉक्टर्स। इसका प्रयोग दंत चिकित्सकों, इसका प्रयोग दंत चिकित्सकों और ईएनटी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। जो क्वेश्चन आपने कराया ये तो कॉन्सेप्ट एग्जामिनर ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन हम तो बेटा सब सोच के चलते हैं, कुछ नहीं कह सकते बेटा, कौन क्या सोच सकता है। चलिए, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट एंड ईएनटी डॉक्टर्स, दंत चिकित्सकों द्वारा और ईएनटी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। सर्चलाइट देखिए आपने, सर्चलाइट आर्मी के जो कैंप होते हैं वो गोल गोल मूवीज में देखी होगी, गोल गोल सी एक लाइट होती है, उसको इधर उधर घुमाते हैं, सोलर कुकर में भी यूज होता है, इधर उधर घुमाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बड़े एरिया को कवर करती है, तो उसको बोलते हैं सर्च लाइट। तो लिखोगे इन टॉर्च लाइट एंड सर्च लाइट, इन टॉर्च एंड सर्च लाइट। आप लिख लेना हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा सर्च लाइट को, सर्च लाइट ही लिख लेना। टॉर्च और सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है, टॉर्च और सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है, टॉर्च और सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है, टॉर्च और सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है, टॉर्च और सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। इन सोलर कुकर, सोलर कुकर देखिए, सोलर कुकर में इसका काम क्या होता है सुनिए। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये बॉक्स टाइप जो सोलर कुकर आप लोगों ने पढ़े होंगे, ये कैसे काम करता है देखिए। यहां से एक लाइट रे आई, ये से टकराएगी, टकराने के बाद क्या हुआ, ये यहां से पास हो गई, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरी लाइट आई, ठीक है, टकराने के बाद ये क्या होगा, ये यहां से पास हो गई। तो आप देख रहे हैं ये काम क्या कर रहा है, अगर आप देखो ये कॉनकेव मिरर जो ये काम क्या कर रहा है, जो भी रेज आती है, जो भी पैरेलल रेज आती है, जो भी समानांतर रेखाएं आती है वो इससे टकराती हैं, तो ये क्या करता है उन सभी को मिला देता है, सभी को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, ठीक है ना। तो जो सन से, अगर इस सोलर कुकर में क्या होता है, जो सन से जो लाइट रेज आ रही है
वो पैरेलल ही आएंगी क्योंकि काफी डिस्टेंस से आ रही है, तो काफी डिस्टेंस से आती है तो हम क्या मानते हैं, वो पैरेलल है। तो आकर मिरर से टकराती है, टकराने के बाद मिरर उन्हें इस पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पर हम कुकर रख देते हैं, कुकर रख देते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से खाना बन जाता है। ठीक है, तो इस सोलर कुकर में इस तरीके से काम करता है। मेरे काम की बात सुनिए, जब भी पैरेलल रेज आकर एक पॉइंट पर इकट्ठा होती है, ध्यान से सुनना, जब भी पैरेलल रेज आकर एक पॉइंट पर इकट्ठा होती है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो इस मिरर का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। इसका एक नाम और हो गया कन्वर्जिंग मिरर। अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, ठीक है बेटा, ये मतलब होता है। चलिए, अच्छा और कहाँ यूज करते हैं, हाँ जब आप बार्बर की शॉप पर जाते हैं तो जो शेविंग कराते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कौन सा मिरर होता है, कौन के मिरर होता है, तो फिफ्थ यूज लिखोगे एज ए शेविंग मिरर, हजामती दर्पण के रूप में, एज ए शेविंग मिरर। देखिए ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़ाने में भी मजा आता है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना, हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में। ठीक है बेटा, तो ये थे कॉनकेव मिरर के यूज। नहीं बेटा, क्रिकेट स्टेडियम में जो लाइट होती है वो, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि बेटा हर जगह आप इसी को देखोगे, कॉनकेव मिरर को देखोगे। एक डाइवर्जेंस प्रोसेस भी होता है, ठीक है ना। जैसे आपकी जो ये स्ट्रीट लाइट होती है ना, वो कॉनकेव मिरर नहीं होता स्ट्रीट लाइट्स में, ठीक है ना, समझिए उस चीज को। इसमें आपका कॉन्वेक्स, ठीक है, वो उतना आपसे ना उतना डेप्थ में जाएगा भी नहीं वो, ठीक है बेटा शकील। सर आप इतने अच्छे से समझा दिए इमेज फॉर्मेशन का कि कभी भूलेंगे नहीं। थैंक यू सो, वेलकम बेटा फातिमा। सर्च लाइट क्या होती है बेटा, सर्च कर, आपने आर्मी के कैंप देखे, आर्मी के कैंप देख, आर्मी जहां रहती है बॉर्डर पर जैसे, तो वहां पर गोल कलर की एक लाइट होती है, मूवीज नहीं देखी आपने, बॉर्डर मूवी देखी है बॉर्डर, उसमें भी आता है एक सीन, गोल कलर की लाइट होती है, ठीक है ना। और टाइगर श्रॉफ का कौन सी है, ये 3 पार्ट जिसका है, उस सेकंड पार्ट में भी है वो, ठीक है, वो होती है सर्च लाइट। बाकी गूगल कर लेना, भी था तो मैंने बता दिया। अब देखिए बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, characteristics of image formed by, characteristics of image formed by convex mirror। हिंदी में लिखोगे बेटा, उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं, उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो इसमें तो बेटा कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। कैसे बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, और वर्चुअल बनाएगा तो कैसी होगी, इरेक्ट होगी, सॉरी, वर्चुअल बनाएगा तो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। तो एक ही टाइप की इमेज बनाता है, तो ये आपको ध्यान रखना। लिखोगे इट ऑलवेज फॉर्म्ड, इट ऑलवेज फॉर्म्ड, इट ऑलवेज फॉर्म्ड वर्चुअल इरेक्ट, और हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। देखो यह हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है।
द इज द इमेज साइज इज सेम एज, यस बेटा उसके लिए कंडीशन है। हाँ बागी टू, बहुत बढ़िया बेटा राखी, बहुत बढ़िया। बागी टू में, हाँ बागी टू में भी दिखा रखा है। अरे घर में तो प्लेन मिरर होता है। यह हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अब इसका यूज जो होता है, जहां भी आपको छोटी इमेज चाहिए वहां पर इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, तो लिखोगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण के प्रयोग, सॉरी उत्तल दर्पण के प्रयोग। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के प्रयोग। ठीक है, तो ये कैसा इमेज बनाएगा बेटा, हमेशा छोटा बनाएगा। कैसा इमेज बनाएगा? अरे नम्रता बेटा, आपने वही हरकत कर दी जो कल से जिस बात के लिए मैं बोल रहा हूं। देखिए आप क्या कह रहे हो, प्लीज क्लियर दिस क्वेरी। बेटा एक बात बताइए, आप वीडियो देखिए कल वाली, कल की क्लास ध्यान से देखोगे तो कुछ है ही नहीं, बड़े अच्छे से मैंने समझा रखा है आपको। ठीक है ना, कल वाली क्लास दोबारा देखिए। ऐसा थोड़ी कि होम ट्यूशन चल रहा है, जब आओगे आप ये बता दो, ये से थोड़ी होता है। ठीक है, आप बड़े बच्चे हो, समझदार हो, छोटे बच्चे भी नहीं हो जो ऐसी बात है। एक कह रहे सर प्लीज फिगर से समझाइए कॉन्वेक्स मिरर को। बेटा सुनो सृष्टि, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो डायग्राम है ना, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और चीजों को ना सिंपल बनाने की कोशिश किया करो, एक सलाह है। ठीक है ना, एक सलाह है आप लोगों के लिए। बेटा नम्रता, अगर आपने चेक कर चुके हो तो कोई बात नहीं, फिर बाद में पूछना बेटा, बाद क्लास के बीच में नहीं बताएंगे, बाद में बता देंगे कि टाइम बचता है। ठीक है ना, बता जरूर दूंगा, आज नीचे कल बता जरूर दूंगा, जैसे टाइम मिलेगा मैं बता दूंगा आपको, बेफिक्र रहे, लेकिन क्लास के बीच में नहीं बता पाऊंगा। और वही चीज जो मैंने बताई वही चीज दोबारा बतानी है। अगर उसमें क्या है, आपको एक सिंपल सा फंडा बताए, वो कंडीशन है। अगर आपको पूरी इमेज देखनी है तो आपको मिरर कितना चाहिए, ऑब्जेक्ट की हाइट का आधा चाहिए। बताइए इसमें समझने का क्या है, कुछ है ही नहीं समझने का इसमें। एक बात बताओ, आपकी हाइट 5 फुट है, आपको अपनी पूरी इमेज देखनी है, तो कम से कम 2.5 फीट का आपको क्या चाहिए, मिरर चाहिए। 2 फुट का लोगे दिखेगा ही नहीं, ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप लोग, ठीक है, दूसरी चीज, अब एक बात सुनिए, आपका बेटा सिलेबस 8th क्लास तक का है। अब मैं उसको 10th क्लास तक मैं तो पढ़ाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 10th को भी पढ़ाता हूँ, 11th को पढ़ाता हूँ, मुझे उसके कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, लेवल की मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा पढ़ाई को हमेशा सिंपल बनाने की कोशिश कीजिए, उसको टफ मत बनाइए। और हमेशा पीएचडी करने की भी कभी भी सब्जेक्ट में कोशिश मत करना जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पीएचडी पर्पज से कभी नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, जिससे आपका पेपर निकल जाए। ठीक है ना, पेपर निकलने के बाद आप टीचर बन जाओगे, फिर कितने एक्सपेरिमेंट करो, फिर लो बढ़िया बैच लो, फिर तो आप डिटेल में पढ़ो, फिर तो 11th 12th IIT नीट सबके बैच ले डालो। आपको नॉलेज चाहिए तो फिर कर लेना। ठीक है, चलिए। हाँ, तो गाड़ियों का जो आपको इस मिरर का यूज कहां पर करना है, जहां पर आपको छोटी इमेज चाहिए। अब गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है, गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है, और आपने देखा वो एक ड्राइवर सीट है, एक कंडक्टर सीट है, यहाँ पर बीच में एक मिरर होता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेटा रियर व्यू मिरर। क्या बोलते हैं? रियर व्यू मिरर। और ये हो गए साइड मिरर्स। तो इनमें इमेज हमेशा कैसी दिखाई देगी, आपको छोटी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने वहां पर कॉनकेव यूज कर लिया, कॉनकेव यूज कर लिया, ठीक है, तो कॉनकेव क्या करेगा, ट्रक का साइज तो बहुत बड़ा है बेटा, ट्रक का साइज क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है ना, ट्रक का साइज अगर बहुत बड़ा है तो शीशे का साइज तो बहुत छोटा है, तो वो तो उसको बड़ा करके दिखाएगा, बड़ा करके दिखाएगा तो उसमें आएगा कहां से। ठीक है, तो जो साइड मिरर्स होते हैं, ठीक है ना, और जो ड्राइवर सीट और कंडक्टर सीट के बीच में जो मिरर होता है, ठीक है, उसमें आपका यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो फर्स्ट लिखोगे एज ए साइड मिरर, एज ए साइड मिरर। अब साइड मिरर ही लिख लेना, हिंदी तो इसकी भुजा दर्पण हो जाएगी नहीं तो। दूसरा है एज ए रियर व्यू मिरर, एज ए रियर व्यू मिरर, एज ए रियर व्यू मिरर, पश्च दृष्टि दर्पण के रूप में। नोट करके एक पॉइंट लिखवा देता हूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पास दो मिरर है,
ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव मिरर है। नंबर ऑफ इमेजेस ज्यादा किस में बनेंगी बताइए। कॉन्वेक्स मिरर है और एक कॉनकेव मिरर है, नंबर ऑफ इमेजेस ज्यादा किस में बनेगी, प्रतिबिंब की संख्या किस में ज्यादा आएगी, जल्दी बताओ। मिरर का टॉपिक कंप्लीट। फिर मिरर आ गया तो लेंस आ गया, बस मिरर आ गया तो लेंस आ गया। देखना एक झटके में 5 मिनट में लेंस खत्म। देखो बेटा एक बात समझो, एक चीज समझो। ये 2 मिरर हैं, मान लीजिए ये बड़ी इमेज बनाता है तो बड़ी इमेज बनाएगा तो ये बनाएगा, ये छोटी इमेज बनाता है तो छोटी इमेज बनाएगा, तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस ज्यादा नहीं दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो नंबर ऑफ इमेजेस ज्यादा किस में बनेंगी, जो छोटी इमेज बनाएगा, और छोटी कौन बनाता है, कॉन्वेक्स। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो लिखोगे नोट करके, फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू is maximum, field of view is maximum, field of view is maximum for convex mirror। ये है और convex mirror। लिखोगे उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का देखने का क्षेत्र, देखने का क्षेत्र अधिकतम होता है, देखने का क्षेत्र अधिकतम होता है, ठीक है। तो ये जो कहानी चल रही है इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। नोट करके डन लिखिए, 1 मिनट में आया मैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अरे एक बार एक बात बताना बोला, एक बात बताना बच्चों। बेटा कल एक बार चेक करना, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जब हमने पढ़ा था तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है बेटा। जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है उसी का दूसरा नाम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। देखना मैंने बाय मिस्टेक किसी बच्चे का मैसेज आया है अभी, इरेगुलर जो होता है यही डिफ्यूज्ड होता है, तो शायद मैंने रेगुलर में लिखवा दिया हो, तो इसको करेक्ट कर ले बेटा।
ठीक है, अरे उमना ही पढ़ाएंगे बेटा, फिर वही बकवास, 2 मिनट आपसे ऐसा लीनियंट हो जाते हैं, आप शुरू हो जाते हो। वाह बेटा वाह। एक कह रहा, मिथु कह रहा, सर ये तो 10th क्लास का है, ये भी सीटेट में पूछता है। वाह बेटा, यार गलती हो गई मुझसे, पहले तो आप इसको ठीक कर लीजिए, आपके पेपर में आएगा ना जब पता चल जाएगा 10th का क्या है। तो बेटा इरेगुलर को ही डिफ्यूज्ड बोलते हो, ध्यान रखना, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए अब लेंस की बात कर लेते हैं एक बार। अब देखिए कुछ नहीं, लेंस में कुछ नहीं है, एक बार टाइप्स ऑफ लेंस देख लीजिए। टाइप्स ऑफ लेंस, लेंस के प्रकार। ये होता है बेटा कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, और जो देखो कॉर्नर से जो पतला होगा, कॉर्नर से पतला होगा वो होगा कॉन्वेक्स, और कॉर्नर से जो चौड़ा होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, कॉनकेव लेंस। ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, हाँ लाइट साइड मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है बेटा। अरे हिंदी में बता तो दियो, और हिंदी में क्या बताया, अच्छा हिंदी में वो वाला बेटा, ये विसरित, अनियमित को ही विसरित बोलते हैं। अनियमित जो रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन जो होता है, यही विसरित होता है, ये है अनियमित। परावर्तन का दूसरा नाम विसरित होता है, वो गलती से नियमित में लिखवा दिया होगा आपको, ठीक है। चलिए अब देखो, ध्यान से एक मिनट रुक जाना, सभी सुन लेना एक बार। कॉनकेव मिरर जो जैसी इमेज बनाता है बेटा, सुन लीजिए ध्यान से, कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाता है, लेंस में कैसे याद रखोगे, ये हो गया अवतल दर्पण। तो क्या करो, नाम बदल दो, कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स कर दो, मिरर की जगह लेंस कर दो, बस दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, मीन्स इमेजेस की, ठीक है ना। जैसी इमेज, जैसी इमेज अवतल दर्पण बनाता है, सेम कॉन्वेक्स, ये कन्वर्ज करता था, वो भी कन्वर्ज करता है, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर जो हमने पढ़ा था, जैसी इसकी इमेज थी, हर तरीके की इमेज बनाता था, उसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस भी क्या करता है बेटा, हर तरीके की इमेज बनाता है। ये भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता था, ये भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता था, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास। आवर्धक कांच, आवर्धक कांच, आवर्धक कांच, ठीक है। अब दूसरा तो अब कर ही लोगे, तो कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज होती है, ठीक है ना, उत्तल दर्पण, जैसी ये इमेजेस की फॉर्म में बात हो रही है, ध्यान रखना, प्रतिबिंब की, और भी सारी चीजें जैसा वो काम करता है उसी तरीके से वो काम करता है। अंतर ये होता है, मिरर जो होते हैं ये रिफ्लेक्शन पर काम करते हैं, वो रिफ्रैक्शन पर काम करते हैं। ये परावर्तन पर काम करते हैं, वो अपवर्तन पर काम करते हैं। अपवर्तन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको हमें पढ़ना नहीं है, तो उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट वो हमें नहीं पढ़ने। तो ये कॉन्वेक्स हो गया, तो इसको चेंज करो, कॉनकेव मिरर है तो क्या आ जाएगा, लेंस आ जाएगा। क्लियर है बेटा, बताइए, क्लियर है।
बताइए। अब फिर ह्यूमन आई पढ़ते हैं। कुछ बचा नहीं इसमें, ह्यूमन आई का टॉपिक बचा है, वो तो बायोलॉजी वाली मैम भी पढ़ाएगी आपको ह्यूमन आई, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। एक लाइन लिखवाऊंगा उससे पहले सुनो। अरे नहीं, मैडम पढ़ाएगी बायोलॉजी में, ह्यूमन आएगा जो टॉपिक है बायोलॉजी में, फिजिक्स में दे रखा, लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं आपको, आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर बेटा ये है ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट, ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट, मुझसे पढ़ना है तो देखो ये डिफेक्ट जो है थोड़ा सा आपको बढ़िया लेवल पर पढ़ा रखे हैं, ये मेरे यूट्यूब चैनल से आप कर लेना, क्योंकि ये बायोलॉजी में आएगा बेटा। आप बोलोगे सर आप पढ़ाओ, तो मैंने पढ़ा रखा है मेरे यूट्यूब पर, तो यहां से आप पढ़ लेना, नहीं तो बायोलॉजी में पढ़ोगे आप ये, मैंने तो बहुत बढ़िया लेवल का पढ़ा रखा, बेफिक्र है, एक एक चीज आई के बारे में बहुत सारी चीजें बता रखी है। हो जाएगा। साउंड तो आ रही है बेटा, मारिया सॉरी वसुंधरा आ रही है। कनकेव लेंस को बिल्कुल बोल सकते, कन्वर्जिंग लेंस बोल सकते हैं, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। बेटा लेंस का मेनली जो यूज होता है ये डिफेक्ट्स में यूज होता है, डिफेक्ट्स में और माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में यूज होता है, ठीक है ना। अरे पढ़ाएंगे बेटा, हल्का पढ़ाए नहीं तो पढ़ाएंगे क्यों नहीं, फाइबर और फैब्रिक के आज करवाते हैं। डिस्पर्सन, हाँ डिस्पर्सन बता देते हैं एक बार, डिस्पर्सन बता दो, एक दो लाइन कहा तो है, डिस्पर्सन बता देता हूं बस। यूजेज ऑफ लेंस, अरे मूर्खो, ये जो यहां पढ़ोगे, जो इसके डिफेक्ट, आई के जो डिफेक्ट होते हैं इनको दूर करने में इन लेंसेज का यूज करते हैं, किसमें क्या होता है वो सब पढ़ा रखा है मैंने, डिस्पर्सन करा देता हूं। हाँ ये यूट्यूब से पढ़ लेना, नहीं तो बेटा बायोलॉजी का टॉपिक है, और आपके एनसीईआरटी में आप देखो डिफेक्ट्स मेंशन नहीं कर रखे, लेकिन मैंने ये सारी चीजें पढ़ा रखी है, तो ह्यूमन आई आप वहां भी पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा बेटा यहां से पढ़ लेना और फिर मैम से पढ़ लेना, रिवीजन हो जाएगा आपका। नहीं साउंड अलग से पढ़ाऊंगा ना बेटा, साउंड अलग से पढ़ाऊंगा। अरे मूर्खो, लेंस के यूजेस बेटा डिफेक्ट्स में आते हैं, डिफेक्ट्स में आते हैं, ये इसमें आता है डिफेक्ट में, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, प्रज्वल बेटा ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट, अरे पढ़ा रखा है मैंने, टेंशन ना ले, यूट्यूब पर मैंने पढ़ा रखा है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपके सिलेबस में नहीं है ऋतिक बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं है, बता दीजिए, कहीं भी नहीं है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिस्पर्सन भी आपके सिलेबस में नहीं है, बस वो एक प्रिज्म का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। हो जाएगा, आगे बढ़े, इसी में लेंस का यूज आप देख लोगे, ठीक है बेटा। अगर पहला समझ आएगा तो सेकंड में क्या है, जैसा काम कॉन्वेक्स करता है मिरर में वैसा ही लेंस में कॉनकेव करता है। क्या नहीं आ रही है बेटा, आवाज नहीं आ रही है बेटा, आपकी तरफ से दिक्कत है, रे नहीं हुआ है, ये क्या होता है अंकित, ये क्या होता है रे, मैथ की क्लास चल रही है। डिस्पर्सन में बता देता हूं डिस्पर्सन क्या होता है, ठीक है ना। चलिए डालिए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एक ब्रेले सिस्टम भी होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण, तो आज ही कर लेना बेटा उसको, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण। देखिए बेटा डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, ये एक प्रिज्म है, ठीक है। यहां से क्या किया हमने, इस पर व्हाइट लाइट डाली, कौन से कलर की डाले, व्हाइट, तो दिखेगा नहीं आपको, मान लीजिए व्हाइट कलर की लाइट है, ठीक है। अब ये जो लाइट है बेटा इसको जाना तो सीधा चाहिए था,
ठीक है, इसको जाना तो ऐसे सीधा चाहिए था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये सीधी ना जाकर बेटा यहां से क्या होती है, ये दूसरा 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना, क्या होती है, ये 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है, ठीक है। ये व्हाइट लाइट थी, आपने इसको प्रिज्म से पास किया। अच्छा, अभी मैं आपको रेनबो भी बताऊंगा बेटा, हाँ रेनबो भी बताऊंगा, अभी रुकना, याद आ गया, एक इससे रिलेटेड एक रेनबो भी आपको बताएंगे, अभी पेशेंस रखें। श्वेत प्रकाश, ठीक है, वाह बेटा वाह। ऋतिक कह रहा है शैडो, मन तो कर रहा है, मैं सब क्या ही बताऊं, क्या ही मन कर रहा है बेटा। सबसे पहली क्लास में शैडो पढ़ाया था ऋतिक, सबसे पहली क्लास में शैडो पढ़ाया था। इलाज कराओ बेटा, इलाज कराओ, गजनी हो गए हो आप, मेमोरी अच्छी नहीं है आपकी, दिक्कत हो जाएगी ऐसे तो। आपने एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया, तो ये प्रिज्म क्या करता है, इस व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में तोड़ देता है। सबसे नीचे आएगा वायलेट कलर और ऊपर आएगा बेटा रेड कलर। ये पैटर्न आएगा, यहां पर 7 कलर्स आएंगे, ठीक है ना। कितने कलर्स आएंगे, 7 कलर आएंगे। तो मैं कौन से कलर से ड्रॉ करूं, इस तरीके से 7 आ जाएंगे अलग अलग, ठीक है। तो जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म पर डालते हैं, तो ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर्स में ब्रेक होती है, इस पर्सन को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आपके पेपर में, आपके सिलेबस में पता कैसे पूछा जाएगा। अब बस ये इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से बनी है। किससे बनी है, 7 कलर से, ठीक है ना, ये प्रूव होता है इस चीज से, ठीक है। तो डेफिनेशन तो ये है इसकी, ठीक है, तो लिख लोगे, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। व्हाइट लाइट, यही रेनबो से पता चलता है, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, क्यों बता दें बेटा, चूंकि जब आपके सिलेबस में नहीं तो बर्तन क्यों बता दें, क्यों हम अपना सिलेबस सेलेक्ट करें, क्यों हम आप लोगों के शिकायत के पात्र बने। आप बाद में बोल दोगे सर ने सिलेबस सेलेक्ट कर दिया, तो क्यों बने बेटा हम। जब आपका टारगेट बैच है तो टारगेट के हिसाब से पढ़ाएंगे, जो स्टार्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, ऐसा मत सोच लेना मूर्खों। जो आपसे, जो मतलब एक टारगेट से पहले सीटेट बैच 2 बार बनता ना सर, एक तो बैच बनता है पेपर से 3-4 महीने पहले, और एक बनता 2 महीने पहले। फर्क क्या होता है, यही तो होता है। उसमें मैं ज्यादा चीजें पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, उसमें टाइम होता है तो उसमें पढ़ा देता हूँ। तो बेटा प्रकाश का अपवर्तन सीटेट सिलेबस में नहीं है, सीटेट बैच में तो नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कई बार क्या होता है, अगर बैच मर्ज होता है तो पढ़ा भी देते थे, लेकिन अब तो अब स्पेशली अब सीटेट को पढ़ाया जा रहा है। आपके, आप देख रहे हो आप कितने स्पेशल हो, आपके बैच को अकेले को पढ़ाया जा रहा है, आपके सीटेट बैच को अकेले को पढ़ाया जा रहा है। एक मिनट रुकना बेटा, बताइए जल्दी क्लियर, मुझे कुछ एक देख, मैं एक चीज देखनी थी। भूल जाऊंगा फिर मैं। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक एक बच्चा कह रहा है शायद आपको आता नहीं, नहीं मुझे नहीं आता, नहीं आता, कहीं और पढ़ लेना, कहीं और पढ़ लेना, ठीक है। और सुमन बेटा आपका तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता, अगर मुझे वो नहीं आता तो आपका जीवन में कुछ नहीं, मतलब आपका तो हो ही नहीं सकता, मुझे तो कराता है। वाह भाई वाह, कमाल के बच्चे हैं आप लोग। कोई बात नहीं, आप मेरे लिए, किसी को मुझ पर डाउट है तो बेटा आपका जीवन बहुत खराब हो, छोड़िए यार, अब क्या ही बोले आपको।
चलिए अब एक बात करते हैं, ये जो 7 कलर का पैटर्न आता है ये विबग्योर होता है। अब ये जो पैटर्न होता है बेटा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होता है, ठीक है ना। वेव्स में बताऊंगा आपको वेवलेंथ क्या होती है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम। सुमन बेटा चलो आज आप लोगों को मैं अपने बारे में बताता हूं, कुछ जगह मेरा ईगो हर्ट हो जाता है थोड़ा। तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, मेरे बारे में अभी आप लोग जानते नहीं होगे ज्यादा, ठीक है। हाँ सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाएं, हमें सिर्फ सीटेट ही पढ़ना, आप बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, आपके ही भरोसे हैं हम। हाँ चलिए मैं अपने बारे में बता देता हूँ, सुन लीजिए थोड़ा, नहीं तो चल छोड़िए क्या जरूरत है। थैंक यू वसुंधरा, छोड़िए आप लोगों से, आपको क्या मुझे एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत है, ठीक है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखते हो तो देखो रेड, ये लाइन, इस लाइन को सीधा जाना चाहिए था ना बेटा, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये मुड़ गई। तो रेड कलर तो बेटा इतने एंगल से मुड़ा और वायलेट इतने एंगल से मुड़ा, तो डेविएशन कौन से कलर में ज्यादा आ रहा है बेटा, वायलेट कलर में ज्यादा डेविएशन आ रहा है। तो मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन अधिकतम मुड़ाव, ठीक है ना। मैक्सिमम डेविएशन किस में आया बेटा, वायलेट में आया, और मिनिमम डेविएशन ये रेड कलर में, ठीक है। टीचर है हमारे अपने बारे में, सुन लीजिए बचल। सॉरी सर मैं तो ऐसे ही बोल दी थी, अरे नहीं बेटा कोई बात नहीं, बोल लीजिए, कोई दिक्कत है सर। देखो एक टीचर बनते हैं दो, देखो दो टाइप के टीचर होते हैं, सुनो मेरी बात। जो जीवन में कुछ नहीं बना उसके पास लास्ट ऑप्शन होता है टीचर बनने का, पहली बात। दूसरी बात, मैं जो हूं बेटा, मैं गवर्नमेंट जॉब भी की मैंने टीचिंग सेक्शन में नहीं, दूसरे में बढ़िया सेक्शन, बढ़िया जो प्रोफाइल है मेरा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन टीचिंग मेरा पैशन है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसमें मैं एंजॉय करता हूँ, इसलिए मुझे टीचिंग पसंद है। बता रहा हूँ बेटा, रेनबो ही बता रहा हूँ अगला, ठीक है। एग्जाम मैंने बहुत निकाल रखे हैं। तीसरी बात, पढ़ाते हुए मुझे करीब मान के चलो 14-15 साल हो गए होंगे, मैं बहुत कम उम्र में पढ़ाने लग गया था, ठीक है ना। और जो स्टार्टिंग मैंने की थी बेटा पढ़ाना, तो सुन लीजिए स्टार्टिंग ही मैंने आईआईटी और नीट से पढ़ाना स्टार्ट किया था, पहली बात। उसके बाद मैं सिलेबस पर आया था, गवर्नमेंट जॉब लगी तो थोड़ा फिर ये पढ़ाने लगे, ठीक है। क्या रोंग कर दिए बेटा, अरे क्या रोंग कर दिए बेटा यार, आप लोगों की पता नहीं, समझ में नहीं आता आप अपने आप लोगों को कितना कितना ज्ञान है शकील बेटा आपके अंदर, तो समझ ही नहीं आ रहा। क्या रोंग कर दिया जल्दी बताओ, कुछ मिस्टेक कर दो, मुझे तो लगता नहीं। और पूरे हरियाणा में आपके गुरुजी का 26वां रैंक था 10th क्लास में, ठीक है ना, बेफिक्र रहना, गुरुजी आपके टॉपर में ही रहे हमेशा, ऐसा नहीं है कि जो रद्दी बच्चे हैं वो हमेशा टॉपरों में ही रहा हूं, ठीक है। सिर्फ दूसरी क्लास में अगर सर या मैडम से बात करते तो तुरंत उसे ब्लॉक करते, आप कभी ऐसी धमकी भी नहीं देते, इससे पता चलता है कि आप कितने ग्रेट हो। लव यू टू बेटा प्रशांत,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब रेनबो के बारे में बात करते हैं। तो बेटा कभी भी मेरे उस पर तो कभी भी जिंदगी में भी शक मत करना, ठीक है। अगर आपको यकीन ना हो, अब मैं आपको कुछ कुछ बातें ऐसे ना यहां नहीं बोल सकता ना, दिक्कत यही है। चलिए आगे देखिए, रेनबो, द रेनबो, इंद्रधनुष। देखो बेटा रेनबो कैसे दिखाई देता, आप समझ नहीं है, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ये आप खड़े हो बिल्कुल मस्त माहौल बनाकर, ठीक है, खुश हो रहे हो, काफी खुश हो, ठीक है ना। उधर उधर देख रहे हो, यहां पर है बेटा सन, यहां पर है सन, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, ठीक है ना, कि यहां पर है सन, यहां पर आप खड़े हो, ठीक है ना। और ये बादल है, यहां से हो रही है बारिश, यहां से हो रही है बारिश, ठीक है, हल्की हल्की धूप निकली हुई है। तो यहां पर दिखता है आपको रेनबो। और नीचे लेके आते हैं इस छोटू को, ठीक है। तो बारिश बंद होने के बाद ये हल्की फुल्की बारिश होती है, तब आपको रेनबो दिखाई देता है ना, तब आपको रेनबो दिखाई देता है। 7 कलर होंगे इसमें, ये 7 कलर्स होंगे, ठीक है। मैं बहुत सिंपल करके पढ़ा रहा हूँ। रेनबो के अंदर प्रोसेस होता है बेटा, डिस्पर्सन होता है पहले, ठीक है ना, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर रिफ्रैक्शन होता है, तब जाकर रेनबो बनता है, लेकिन वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो कलर होता है बेटा, सबसे पहले 2 तरीके के रेनबो बनते हैं बेटा, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो जब कोई भी मेंशन नहीं है तो हम प्राइमरी लेके चलते हैं, ठीक है ना, क्या लेके चलते हैं, प्राइमरी रेनबो, ठीक है। तो अगर हम इसके कलर की पैटर्न की बात करें, ठीक है, तो यहां पर आएगा रेड कलर, ऊपर आएगा वॉयलेट कलर, ठीक है ना। रेनबो में ऊपर कौन सा कलर मिलेगा आपको, रेड कलर, सॉरी सबसे ऊपर मिलेगा वॉयलेट, नीचे होगा रेड, ये इस तरीके से पैटर्न होगा। अब रेनबो आपको देखो, रेनबो कब दिखाई दे रहा है, जब सन आपके क्या हो पीछे होना चाहिए और बारिश क्या होना चाहिए, फ्रंट में होनी चाहिए, ये कंडीशन है रेनबो की, ठीक है ना। सन कहां होना चाहिए बेटा, आपके बैक में होना चाहिए, और जो रेन होनी चाहिए वो फ्रंट में होनी चाहिए, रेन जो है वो फ्रंट में होनी चाहिए। जल्दी नोट कीजिए, ब्रेली सिस्टम के बारे में बता देता हूं, ठीक है ना। सुन लीजिए, ब्रेली सिस्टम कुछ नहीं है, जो लोग आंखों से देख नहीं पाते, ठीक है ना, उनके पढ़ाई के लिए डॉट्स वाला पैटर्न जो होता है ना, वो ब्रेली सिस्टम होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये था चैप्टर आपका। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करके दिखाओगे मुझे, एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। तो ये रेनबो में ये कहानी होती है आपकी, इतना आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना आपको पता होना चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया। शकील बेटा, आप क्यों मुझसे कुछ सुनना चाहते हो, आपको इतना ज्ञान हो गया कि आप ये बताओगे, चलो मुझसे गलती हो भी जाती, मान लेता हूं इंसान गलती, लेकिन ये बिल्कुल ठीक लिखा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो बेटा फातिमा। अरे प्रियंका बेटा, जो करा रहे हैं ये कीजिए, और अपने प्रीवियस ईयर की सेट ले ली, प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए सीटेट की, उन क्वेश्चंस को सोल्व करके देखिए, ठीक है ना, जो टॉपिक हो उससे क्वेश्चन सोल्व करके देखिए, आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, ठीक है। बताएंगे बेटा, लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। चलिए, मैं बेटा फूड इंस्पेक्टर में हूँ, ठीक है ना। अगर डेजिग्नेशन जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है वो डेजिग्नेशन है, ठीक है। अब दोबारा मत पूछना, रेनबो कब बनेगा, मॉर्निंग में या इवनिंग में। हाँ ये बोल सकते हो बेटा, मॉर्निंग इवनिंग, इवनिंग में बनता होगा बेटा, इसका मतलब मॉर्निंग इवनिंग का कोई फंडा नहीं होता बेटा, कभी मैंने तो कभी सुना नहीं मॉर्निंग इवनिंग का। फंडा ये है, अब बारिश होनी चाहिए और सन भी होना चाहिए, ठीक है ना, ये है, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन करते हैं, और आपका होमवर्क है ये वाला,
आपको पढ़ना चाहे बायो से पढ़ना चाहे यहाँ से पढ़ना, आपकी इच्छा है। कोई भी डाउट होगा कल की क्लास, कल देखते हैं, कल क्लास ले ही लेते हैं। कल लाइट तो हो जाएगा, कल साउंड पढ़ा देते हैं शायद आपको, देखते हैं कल साउंड भी पढ़ा देंगे। बेटा हम तो पेपर के टाइम पर कराएंगे प्रीवियस। हाँ मैंने परसों ही 2 रेनबो एक साथ देखा था बेटा। दो देखना उनके कलर बिल्कुल अपोजिट होंगे। आगे आगे से देखो 2 रेनबो कभी देखेंगे आपको, दोनों के कलर अपोजिट मिलेंगे आपको। मतलब इसका ये प्राइमरी था, जो दूसरा बनेगा ना तो उसमें रेड ऊपर मिलेगा आपको, दूसरे में क्या मिलेगा, रेड आपको ऊपर मिलेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लीजिए फिर क्लास को एंड करेंगे। एट नून या 12 नून rainbow appears in which direction? Rainbow appears in which direction? दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा? दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा? दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बताना बेटा क्या आंसर होगा। बुक तो बेटा कोई भी ले लो जिसमें प्रीवियस ईयर मिलता हो, क्या फर्क पड़ता है। अरे नहीं नहीं सुमन बेटा, मेरे को अब आपकी बात ज्यादा हर्ट नहीं हुई, मुझे आपका आईक्यू लेवल हर्ट हो। पहले देखो जब भी किसी टीचर, देखो मेरा मानना ये होता है जब भी आप किसी टीचर से पढ़ो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो एक बार पहले उसके दो तीन, मतलब आप अगर उस टीचर को लेकर आपको कोई शंका है तो उसके बारे में 2-4 टीचरों से अलग अलग जगह पढ़ लो, अलग अलग जगह पढ़ लो। ठीक है ना, उससे डिसाइड कर लो, उसके बाद डिसाइड कर लो हमें इस टीचर से पढ़ना है। ठीक है, एक बार ये डिसाइड कर लिया उसके बाद उस पर कभी शक मत करना। दूसरी बात, पढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है, एक पीएचडी से पढ़ाया जाता है, एक आप लोगों को खुश करने के लिए पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बेटा मेरा काम होता है कि मैं हमेशा पीएचडी, ना तो पीएचडी करवाने के माध्यम से पढ़ाता, मैं हमेशा टू द पॉइंट बात करता हूँ जो आपके एग्जाम की डिमांड होती है, ना आपका टाइम वेस्ट करता। अपनी कहानी ये है, अब आपको समझ में आए चाहे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक बैच में पढ़ा रहे सबका सिलेक्शन होता है, कुछ बच जाते हैं जिसको। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि जिनको समझ नहीं आ रहा, जिनका आईक्यू लेवल बहुत वीक है, चलो हम तो पूरी कोशिश करते हैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाते, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता तो बेटा फिर उस बच्चे को मेहनत की ज्यादा जरूरत होती है। बेटा आंसर लिखोगे ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, है ना। बढ़िया क्वेश्चन था ना। एक बात बताना, दोपहर के 12 बजे क्या होगा? सीन देख रहे हो, यहां खड़े हो, शनि आपके ऊपर, दोपहर के 12 बजे सन कहाँ होगा? टॉप पर, आपके सर के ऊपर होगा, तो कंडीशन ही नहीं रही, कंडीशन ही फ्लॉप हो गई ना। सन कहाँ होना चाहिए? पीछे होना चाहिए, ये तो यहां पर आ गया, ये तो यहां पर आ गया। ठीक है ठीक है बच्चों, चलिए बेटा, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई का टॉपिक मैंने आप लोगों की छोड़ दिया, आपकी इच्छा अनुसार आपको मैडम से पढ़ना, मैडम से पढ़ लेना, मुझसे पढ़ना है तो मैंने डिफेक्ट के साथ पढ़ा रखा है। ठीक है ना। एक ब्रेली सिस्टम जो होता है, लिख लीजिए, ये जो लोग देख नहीं सकते, डॉट्स वाला जो पैटर्न होता है, ये किन के लिए होता है? विजुअली इंपेयर्ड के लिए, जो आंखों से देख नहीं, नेत्रहीन के लिए होता है। ठीक है ना, नेत्रहीन व्यक्ति के लिए। ठीक है, एक डॉट वाला पैटर्न होता है, ये कैसा पैटर्न होता है? ये डॉटेड पैटर्न होता है, डॉट से पहचानते हैं ना, जो लोग आंखों से देख नहीं सकते उनके लिए बनाया गया है बेटा ये। ठीक है, तो अब आप लाइट के क्वेश्चन कीजिए। हाँ जी मारिया जी।
अच्छा, मैक्सिमम डेविएशन किसका होगा शकील बेटा? मैक्सिमम डेविएशन आप देखिए ना, डायग्राम आपके सामने है, वायलेट का होगा ना मैक्सिमम डेविएशन। अच्छा, ब्रेल लिपि बोलते हैं, हिंदी में ब्रेल लिपि लिख सकते हो, ब्रेल लिपि लिख सकते हो। मैक्सिमम डेविएशन वायलेट का होगा ना, ये कलर ज्यादा मुड़ा है, रेड कम मुड़ेगा। यही तो कारण होता है, ये रेड कलर इसी को तो कहते हैं, रेड कलर की स्कैटरिंग कम होती है, ठीक है ना, इसका परिकिरण कम होता है और इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसीलिए तो डेंजरस सिग्नल्स रेड कलर के बनाए जाते हैं। अच्छा, सीडीपी में, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो सेशन को एंड करते हैं। देखा, आज की क्लास वैसे बढ़िया रही क्योंकि आज आप लोगों ने डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट किया ज्यादा, इसी वजह से आसानी से बड़े आराम से टॉपिक अच्छे से स्मूथली आज हमारी क्लास चली, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मैंने आपको बता दिया। आई का टॉपिक आप कर लेना, ठीक है। चलिए, ओके बच्चों, थैंक यू, बाय, टेक केयर।